हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 2024 पेपर देने वाले हो तो उससे पहले आप 2023 का ये पेपर जरूर से देख लेना। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गणित में बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिनको गणित समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए वीडियो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2023 का जो ये कोड था 822 जेड जेड, इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। और 2024 में सेम उसी कैटेगरी के प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो में पूरा 2023 का जो पेपर 822 जेजेड है उसको मैं सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे किस प्रकार तुम सॉल्व करोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपके 85% क्लियर हो सकते हैं अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे वही आप लोगों के जो पेपर आएंगे 2024 में 70 नंबर के पेपर रहेंगे। टोटल कितने नंबर के? 70 नंबर के। और समय आपके पास कितना रहेगा? तो 3 घंटे 15 मिनट के पास आप लोगों के पास समय था। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर करना होगा आप लोगों को। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। देखो, निर्देश यहाँ पे दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ सकते हो। जैसे 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना, तो 15 मिनट में इस पेपर को पढ़ो और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करो। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? एक खंड अ है, और खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, और इनका उत्तर आपको OMR शीट पर देने होंगे। और OMR शीट पर जो उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया तो रंग दिया, उसे काटना नहीं है। इसके बाद है खंड ब। खंड अ में तो समझ में आ गया, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। और खंड ब में 50 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसे वर्णनात्मक प्रश्न बोला जाता है, जिसे आप सॉल्व करोगे। इसके बाद खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे, जिसे सॉल्व करना होगा आप लोगों को। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब जो भी प्रश्न है उसके सामने बताया गया है कि वो कितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यही चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। जो प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है वहां से देखो। सबसे पहले आया खंड अ। खंड अ में देखो, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हम लोग लगाएंगे और इसका आंसर कैसे हम लोग देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तर होगा। अब देखो, इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा है, समीकरण दिया द्विघात समीकरण, विविधकर पूछा है। तब विविधकर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। यह फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला पे वैल्यू को रखना है। देखो, d बराबर क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या होता है? -6। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -6। तो -6 का होल स्क्वायर कर दोगे, इतना तो जानते ही हो। -4 गुणे ए का वैल्यू कितना होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का वैल्यू कहलाता है। मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू ये वाला 4। अब यहाँ से निकाल लो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और -4 चूको 16, और 16 यहाँ कितना होता है? 48। और डी बराबर 36 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा? -12 आ जाएगा। विविध कर कितना आ गया? -12। देखो दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो ना कितना आसान है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखो, दूसरा प्रश्न है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। समीकरण एक दिया हुआ है आप लोगों को। क्या है समीकरण? 3x प्लस 2y और बराबर आपको 6 दिया है, और y बराबर 0 दे रखा है। तो y की जगह 0 रख दो, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 गुणे y आ गया ना, तो y की जगह 0 रख दो, बराबर 6। तो ये हो जाएगा आपका 3x, और प्लस 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 बराबर 6। तो 3x में 0 जोड़ोगे तो 3x बराबर के 6। और यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो x बराबर 6/3 कटा दो, तो x बराबर 3 दूनी के 6। x बराबर क्या आ गया? 2। और कभी भी हल लिखते हैं तो हल हमेशा x कामा y के रूप में लिखा जाता है। पहले x फिर y। तो x का वैल्यू कितना आया है? 2, और y का वैल्यू दिया था यहाँ पे 0। मतलब उसका हल जो आएगा वो आ जाएगा आपके कितना? 2,0 आ जाएगा। देखो दिया है 2,0। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखे ना, 2 क्वेश्चन किस प्रकार हमने हल कर दिया। तीसरा प्रश्न देखो। देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि यदि बिंदुओं ए
जिसका निर्देशांक दिया है -4, 2 तथा बी जिसका निर्देशांक दिया है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी जो कितना है, तो अल्फा का मान होगा। देखो कितना आसान इक्वेशन बोला है यहाँ पे, कैसे इसको लगाएंगे हम लोग, देखो कितना आसानी से लगाएंगे। बोला कि यदि बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जैसे ये आपका रेखाखंड है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी, और बिंदु ए का निर्देशांक तो दिया है यहाँ पे -4, के कितना 2, और बी का भी निर्देशांक दिया है 5, के 6, और इसी रेखाखंड को विभाजित करने वाला एक मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे सी जो कि दिया है यहाँ पे अल्फा बटे के 8 और कामा के 4 दिया हुआ है। तो अल्फा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र जानते हो क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 और बटे के क्या होता है 2। देखो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू ये होता है अल्फा बटे 8, तो x की वैल्यू की जगह हम लिख लेंगे अल्फा बटे 8 बराबर x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, ठीक है, और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे है 5 और बटे के यहाँ पे 2। देखो कितना आसान है, इसे काट दो, 2 चौक को 8, 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बटे 4 और बराबर -4 प्लस 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और नीचे भी कितना आपका 1। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकालूं तो अल्फा गुणा 1 में करूंगा तो अल्फा और बराबर 4 को गुणा 1 में करूंगा तो 4, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए दिया है, जरूर दिया होगा बी वाला, ये हो जाएगा राइट आंसर 4। देखो चौथा प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे, चौथा प्रश्न यहाँ पे है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC बराबर यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर यहाँ पे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा। तो कोण B का वैल्यू पूछा है। देखो सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो बड़ी भुजा, इसमें से देखेंगे कि बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा 12 है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाए तो समझ लेना यहाँ पे कि कोण B का वैल्यू 90 अंश होगा, ठीक है। तो बड़ी भुजा क्या है AC, तो यहाँ पे AC का अगर स्क्वायर हम करें, इधर दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर दें, AB का स्क्वायर और धन BC का स्क्वायर, अगर यह समीकरण बराबर हो जाता है तो समझ लो कोण B 90 अंश होगा। तो AC की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू दिया है 6 करड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, करड़ी हट जाती है, और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ये हो जाएगा 144 बराबर 36 तिहाई मतलब 36 18 3 त्रिक 9 1 10 और प्लस 36, तो हो जाएगा आपका 144 बराबर 108 में 36 जोड़ोगे तो 144। देखो बराबर आ गया है, तो 100% कोण B जो होगा वो 100% 90 अंश का होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाए तो कोई भी कोण पूछे इसका वैल्यू हमेशा 90 अंश होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है वो होगी। देखो कितना सिंपल है, 125 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 8 और 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल बचता है 5। तो 125 को जब विभाजित करते हैं तो शेषफल 8, तो इसमें से 8 घटा दूं, और जब 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 5, तो इसमें से 5 को घटा दूं, तो हो जाएगा 125 में से 8 घटाओगे तो 117 बचेगा, और यहाँ से 70 में से 5 घटाओगे तो 65। अब आप दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 13 ना 117, 13 5 65, ठीक है। तो एलसीएम 13 आ गया, मतलब वो संख्या कौन सी है 13 है। देखो दिया है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और देखो कितना आसानी से मैं कर पा रहा हूँ, अब जाके कॉन्फिडेंस आपको हो रहा होगा कि हाँ हम भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। देखो ये भी प्रश्न सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0 और एक मूल आपको दिया है कि -2 जो है एक मूल है, तो के का वैल्यू पूछा है। मूल जब भी होता है वो एक्स का वैल्यू ही मूल होता है, तो एक्स बराबर -2, जहां पे भी एक्स है वहां पे -2 रख दो,
एक्स आ गया तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस के गुणे एक्स आ गया फिर -2 और -6 बराबर 0। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 और प्लस प्लस और माइनस गुणा करोगे तो माइनस और 2 को गुणा के में करोगे तो 2 के और माइनस के 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 - 6 -2 और -2 के बराबर 0। तो यहाँ यह होगा कि -2 के बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 तो के बराबर क्या आ जाएगा 2 और बटे में -2 जब कटाओगे तो के बराबर क्या आ जाएगा -1। यही राइट आंसर होगा। देखो के बराबर -1 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। भुजा की लंबाई पूछ रहा है, विकर्णों की लंबाई अगर दिया है तो भुजा की लंबाई। और चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज। देखो एक सिंपल हम यहाँ पे समचतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ए है, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी, इसको डी। इसके एक विकर्ण तो यह है और एक विकर्ण यह है। ठीक है, ध्यान समझना, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। अगर मान लो इसको मैं 12 मानता हूँ, पूरा भुजा को 12, तो यह 6 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा क्योंकि इसको मध्य बिंदु विभाजित कर रहा है। अगर इसको मैं 16 मानता हूँ तो यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो इसमें से किसी एक यह भुजा पूछ रहा है कि कोई बड़ी भुजा बताओ कि यह भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर का होगा भुजा, ये वाली जो भुजाएं हैं। तो कोई भी एक निकाल लो, यही निकाल लो। तब जब यह निकालोगे तो यह सबसे बड़ी भुजा है। त्रिभुज अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे ओ मान लेता हूं, तो देखो त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में सबसे बड़ी भुजा क्या है, बी सी। अब बी सी क्या है, बड़ी भुजा है तो इसको कड़ मार लेंगे, तो कड़ है ये आपका लंब हो जाएगा, इसको आप आधार मान लो। ठीक है, तो कड़ निकालना है ना, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। तो सिंपल निकाल लो, कड़ स्क्वायर बराबर लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर और आधार क्या माने हो 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर 6 का 36, 8 का वर्ग करोगे तो 64। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 और 64 कितना होता है 100। अब के निकालोगे तो ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो के बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो के बराबर 10 मतलब 10 सेंटीमीटर की भुजा है। सिंपल, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, देखो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाओगे, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, देख पा रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू बताओ जो 0 अंश हो या तो 0 से बड़ा या तो 90 हो, 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमको एक ही चीज दिया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो कॉस थीटा के बराबर है। तो देखो एक फार्मूला होता है, ये साइन थीटा, इसको रहने दो, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है फार्मूला। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, इधर थीटा बराबर क्या बच जाएगा 90 माइनस के थीटा। तो थीटा अब माइनस के थीटा इधर आएगा तो प्लस के थीटा और बराबर के 90 अंश। तो थीटा थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 और 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 2 से कटा दो, तो थीटा बराबर 45 अंश। बात खत्म। देखो थीटा बराबर 45 अंश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो 9वां प्रश्न देखो क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, मतलब 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए उसके घातों का योगफल बताइए। तो सिंपल 144 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से कटाओगे तो 72, फिर 2 से कटाओगे तो 36, फिर 2 से कटाओगे तो 18 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाओगे तो कितना बार में कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटाओगे तो 3 बार में, 3 से कटाओगे तो पूरा कट जाएगा। मतलब 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया तो 2 पे पावर 4 और 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2। इनके घातों का एक फल, इसका घात क्या है 4 और इसका घात क्या है 2, तो जोड़ दो 6 जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो घातों का एक फल कितना आ गया 6, मतलब सी वाला जो है राइट आंसर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो देखो बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, बिंदु 3, -5। देखो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक है, इधर जाने प्लस इधर जाने पे माइनस, ऊपर जाने पे प्लस नीचे जाने पे माइनस होता है। ठीक है, और जो ये दिया है आपका -3,5, तो कोई भी निर्देशांक यक्स और कामा वाई के रूप में लिखा जाता है। तो यक्स -3, तो 1 2 3। ठीक है,
तो -3 यहाँ जाएगा एक्स एक्स पे, और वाई 5 है +5, तो मतलब 1 2 3 4 5 +5 यहाँ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि वाई अक्ष से दूरी बताओ। इसको मिलाऊं अगर मैं, तो ये यहाँ और ये यहाँ, यही बिंदु मिलेगा। तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है 5, तो सिंपल जवाब दे देना 5। ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करें तो ये वाला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न है। 11वां तो बहुत सिंपल है, कह रहा है कि साइन 15 अंश और बटे में कॉस 75 अंश। जब इस प्रकार का प्रश्न है तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। एक कैसे आता है वो बता देता हूँ। जैसे साइन 15 अंश है तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 90 - 75 अंश और बटे में कॉस 75 अंश। अब फॉर्मूला बन जाएगा साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 - 75 अंश क्या हो जाएगा, कॉस 75 अंश, और बटे में आपका क्या है, कॉस 75 अंश। कट जाएगा तो एक ही तो आएगा, सिंपल। तो एक कहाँ गया, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बरामद। बरामद यह है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब इसका माध्य निकालना है। तो देखो माध्य कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे x निकालेंगे। ठीक है, और x कैसे निकलता है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, तो ये तो आ जाएगा 5। इसमें 10 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरह 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 25। इसी तरह 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 35, और ये हो जाएगा 40 और 10, 40 और 50 90, और 90 में 2 का भाग दोगे तो 45। एक्स का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू बारंबारता मतलब 5 6 5 3 1, मतलब 5 6 5 3 1, ये दिया था। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से एफ एक्स के वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दो। ठीक है, एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स। तो 5 5 25, 15 छक्का 90, और 25 5 125। इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 3 लेकिन 9 1 10 105, और 45 से कम 45। ठीक है, इस तरह का। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा एफ निकालूं तो सिग्मा एफ बराबर क्या आ जाएगा, 5 6 11, 11 5 कितना होता है 11 5 16, 16 4 कितना हो गया 20। और यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकालूं, सिग्मा मतलब जोड़ होता है इन सबका जोड़, जोड़ू इसको तो 5 के 5 5 10 5 15 5 को 20, 0 हाथ से लगा 2, 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 4 17, और 17 2 19, हाथ से लगा 1, 1 2 और 1 से गया 3, 390 आ जाएगा। और यहाँ से समांतर माध्य का अगर मैं फार्मूला निकालूं, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे के सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 390, और एफ का वैल्यू, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20, तो 0 से 0, और 39 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 19.5। ठीक है, देखो दिया है 19.5। देखो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो 12वां प्रश्न भी आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको मैथ में, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आप भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब देखो 13वां प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 13वां है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान पूछा है। ये भी सिंपल है। देखो सबसे पहले तो 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है ना, तो सबसे पहले आप cot थीटा का वैल्यू निकालो। तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4 बटे के 3। और हमसे पूछा है यहाँ पे कि कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला याद रखना कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर कर दो तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ऐसे हल करोगे तो 9 कम 9 और 9 16 25 बटे कितना आ जाएगा 9।
ये किसका वैल्यू आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए क्या, कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे तो यह वर्ग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, मतलब 25/9। और यहाँ से मैं अगर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालूं तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। अब वर्गमूल जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। तो कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 दिया है। देखो 5/3 दिया होगा, बिल्कुल आ गया। कुछ लोग यहाँ पे लंब और त्रिभुज से लगाने की कोशिश करेंगे, तो त्रिभुज से भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, त्रिभुज से लगा सकते हो। समकोण त्रिभुज मांग के सबसे पहले यहाँ पे कर्ण निकाल लेना है। ठीक है, लंब और आधार आपको दिया ही है, कर्ण निकाल लेना, फिर वहां से आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये हालांकि फॉर्मूला वो सिंपल है, इस पर रखोगे तुरंत आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं R1 व R2 इसकी त्रिज्या है। आयतन पूछा है, आयतन का अनुपात दिया, तो मान लेते हैं पहले गोले का आयतन V1 और दूसरे गोले का आयतन V2 मान लेते हैं। तो V1/V2 कितना दिया है, 27/64। और देखो V1/V2, तब पहले गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले गोले का आयतन 4 पाई नहीं 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन है उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि त्रिज्या R1 इसमें मान लीजिए, दूसरा है तो इसको R2 मान लीजिए। अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, V1/V2, अब V1 का वैल्यू कितना है 27 और V2 का वैल्यू 64 बराबर R1 का क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे R2 का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, देखो 27/64 अगर इसे क्यू के रूप में लिखें तो यह 3 का क्यूब हो जाएगा और नीचे वाला 4 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। इसका क्या होता है, क्यूब। और बराबर इधर आपका R1/R2 का क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, आ जाएगा 3/4 बराबर R1/R2। ठीक है, तो ये तो अभी त्रिज्या निकला है। ठीक है, ये त्रिज्या ये नहीं कि 3/4 है तो आप 3/4 इसका राइट आंसर दे दो, नहीं। यहाँ पे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, मतलब S1/S2 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर, और बटे में दूसरे का 4 पाई त्रिज्या दूसरा मान लीजिए R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आ जाएगा आपका S1/S2 बराबर R1 का स्क्वायर, और R1 का वैल्यू कितना है 3, R2 का वैल्यू 4। तो R1 मतलब 3 का स्क्वायर, R2 मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब S1 संबंधित S2 का अगर अनुपात देखूं तो 9 संबंधित 16 आ जाएगा, और 9 संबंधित 16 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य 45 और 27 है तो माध्यिका पूछा है। सबसे पहले तो फार्मूला याद करो, फार्मूला याद रहेगा तभी होगा। फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या होता है माध्यिका, और माइनस के 2 गुणे माध्य। यह फार्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे इसमें बना है। तो देखो यहाँ पे बहुलक 45 और माध्य 27 दिया हुआ है, तो बहुलक की जगह हम क्या लिखेंगे 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, ये तो वैल्यू पूछा है माध्यिका का, अब माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 27। तो ये तो हो जाएगा 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका को m मान लेते हैं शॉर्टकट में, माइनस 27 दूनी के 54, तो 45 और माइनस 54 इधर आएगा तो प्लस के 54 बराबर 3m। 5 4 9 और 5 4 9 99 बराबर 3m, 3 से कटा दो तो 33 बार में कट जाएगा, तो m का वैल्यू 33, m मतलब माध्यिका 33 आ गया। देखो दिया है, तो 33 मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिया है बी वाला। ठीक है, इसके बाद देखो 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न यहाँ पे बोला है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। देखो गुणनखंड जानते हो ना, तो मूल निकाल दोगे, 1 बराबर 0 इसी का मूल पूछा ना। गुणा करने पे 1 और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए,
तो हो जाएगा आपका -1, क्योंकि -1 जोड़ोगे तो -2 और -1 को गुणा -1 में करोगे तो प्लस का 1 भी आ जाएगा। तो चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1x और माइनस के 1x और प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ जोड़ा बना लो, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो 1x चल जाएगा तो x -1 बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन लेने वाला नहीं तो 1 तो कॉमन ले सकते हो तो 1 ले लो, तो 1 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। अब माइनस कॉमन लियो तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा और 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x -1 एक कोष्टक में और हो जाएगा x -1 एक कोष्टक में। बराबर कर दो तो x -1 बराबर 0 और ये भी हो जाएगा x -1 बराबर 0। तो x बराबर 1, इधर भी x बराबर 1, तो हो जाएगा 1, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया है। तो 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 17वां प्रश्न देख लो। 17वां प्रश्न है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो देखो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो नहीं लगा पाओगे। तो पदों का योग, पद कितने हैं, मतलब 7 + 13 प्लस के 20, इसके बाद 17 और प्लस 3x और बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य 18, तो इसके जगह पे समांतर माध्य की जगह हम लोग 18 लिख देंगे। तो 18 5 इसको गुणा अगर इसमें हम कराएंगे तो 18 5 90 बराबर 13 7 20 और 20 20 40 40 और 17 कितना होता है 57 और प्लस के 3x। तो 90 और प्लस 57 इधर आएगा तो माइनस के 57 बराबर के 3x घटा दो तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 33 बराबर के 3x घटा दो 3 से 11 बार में कटेगा 11 बराबर के x, मतलब x का वैल्यू कितना गया 11। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछा था जो कि 11, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला 18वां प्रश्न, समीकरण 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x का हल होगा, मतलब इसको हल करने के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, 3x और माइनस के 2x और बराबर के 2/x, इसका हल पूछा है ना, तो क्या करोगे इसको भी इधर लाओ, तो 3/x माइनस के 2x ये आ जाएगा तो माइनस के 2/x बराबर 0, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। देखो x का गुणा कर दो सब में, ठीक है, कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को हटाने के लिए सब में x का गुणा कर दो, तो इसमें x को गुणा करो तो x कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस इसमें x को गुणा करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इसमें भी x को गुणा करोगे तो x कैंसिल सिर्फ 2 बराबर 0। तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 और माइनस के 2x स्क्वायर बराबर के 0, तो हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर बराबर प्लस के 1 इधर उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो प्लस माइनस के करड़ी में आ जाएगा 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो करड़ी में 2 ही रहेगा, मतलब 1/2 प्लस माइनस 1/2। देखो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला 19वां प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो भुजाओं का अनुपात देकर अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे ना तो सिर्फ वर्ग कर दो, मतलब 4 का वर्ग संबंधित 7 का वर्ग, तो 4 चौको 16 7 7 49 16 संबंधित 49, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अगर अनुपात पूछे तो वर्ग कर दो। कभी कभी क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात पूछता है, मतलब ये वाला दे देगा ये वाला पूछेगा तो उसमें वर्गमूल करते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया, याद रखना। आगे अगर हम बात करें, देखो 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, यदि एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल और उसका परिमाप संख्यात्मक रूप से अगर हम समान कर दें तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, इनको बराबर कर दें तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये वाला आर कैंसिल, आर बराबर 2 मात्रक। बात करता हूँ, देखो आर बराबर 2 मात्रक। तो देखो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपको OMR शीट पे करनी है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको देखो वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होंगे। देखो खंड ब,
ठीक है। अब इसे मैं हल नहीं करूंगा, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सबको हल करने लूंगा तो वीडियो बहुत लंग हो जाएगी। इसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। कमेंट कीजिएगा, अगर पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो एक दो घंटे लगेंगे, 2 घंटे में पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो किस प्रकार 2024 में पेपर आएगा, उसके अनुसार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और लगा के भी मैं 20 क्वेश्चन दिखाया हूँ। अगर इस पे स्पेशल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, इसी के सोल्यूशन पे और पूरा बता दूंगा। देखो अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न हमेशा आता है, याद रख लेना कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है, 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, 6 प्लस कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। इस कैटेगरी के सारे प्रश्न तैयार करना, क्योंकि 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज पी क्यू आर है उसमें कोण क्यू को 90 अंश दे दिया है और टेन पी बराबर 1/3 में 3। तो यहाँ पे साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, त्रिभुज से निकाल लेना है। यहाँ पे साइन पी कॉस आर मतलब सबका अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद रख देना, हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, द्विघात समीकरण दिया है और इसका मूल गुणनखंड कर दो। अगर गुणनखंड पे गुणनखंड नहीं बन रहा है तो विविधकर निकाल लो। अगर विविधकर इसका माइनस में आ रहा है तो भाई बात ही नहीं है, उसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यह है बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। फार्मूला लगा देना, डी बराबर करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पे लगा देना। इसके बाद यदि 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो उस छड़ की लंबाई, देखो कितना सिंपल है। पहले तो एक तांबे की छड़ है तो तांबे की छड़ बेलनाकार होती है, सबको मालूम है। तो बेलन का आयतन ये नए वाले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, वैल्यू रख लेना, आ जाएगा। इसके बाद देखो माध्य पूछा है, अभी हमने बहुविकल्पीय में प्रश्न बताया कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो देख रहे हो ना किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। जब देख लोगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा किस कैटेगरी के प्रश्न पूछते हैं, तो कौन सा प्रश्न प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में सारे प्रश्न करके चले आओगे। अब 4-4 नंबर वाले 22 प्रश्न यहाँ से 4-4 नंबर वाले स्टार्ट होंगे। देखो पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। रेल पटरियों को निरूपित करती हैं मतलब समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना, आ जाएगा। इसके बाद दो व्यक्तियों का आय का अनुपात दिया हुआ है, उनके खर्चों का अनुपात भी दिया हुआ है और बोला कि यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अगर 2000 रुपया प्रतिमाह बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय कितनी होगी, वो मतलब महीने का कितना कमाते होंगे, ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके बाद है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 का माध्य और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज तभी होगा कि जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सभी दूरी निकाल कर वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। इसके बाद है चित्र देख पा रहे हो कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, सिद्ध करना है कि कोण जो ए है कोण सी के बराबर होना चाहिए और कोण बी जो है कोण डी के बराबर होना चाहिए, सिद्ध करना आप लोगों को। देखो ये जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, एक एक क्वेश्चन जिस प्रकार मैं 20 क्वेश्चन बताया हूँ हल करके बता दूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अन्यथा ढूंढ कर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कमेंट करना, ठीक है। ये वीडियो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, नहीं तो इसी में पूरा सॉल्व करके बता देता आपको। इसके बाद है देखो अगला प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है और भवन के शिखर पर एक झंडा को लहराया गया है और उसे ध्वज मतलब झंडा के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। इसके बाद देखो यह वाला यहाँ पे आपको पूछा है बारंबारताओं का योगफल 100 दिया हुआ है, माध्यक भी 525 दिया हुआ है, सिर्फ x और y का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे आंकड़ा वर्ग अंतराल भी दिया है, बारंबारता भी दिया है, ठीक है। देख लो प्रश्न 23वां प्रश्न देखो, एक शंकु के छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर दिया है और इसका आयतन पूछ रहा है आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और पाई का वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हो। तो फार्मूला याद है तो फार्मूला सब लिख लो और वैल्यू पुटअप कर दो, आ जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके दिया है कि आप ये वाला कर सकते हो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 अंश है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आता हो कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न है कि एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए, रचना चैप्टर से है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल इसका मेथड होता है, मैं हल करके बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग इसका हल चाहिए तो। इसके बाद ये वाला प्रश्न है, अगर ये नहीं कर पाते तो ये वाला कर लेना कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज
ABC की माध्यिकाएं हैं और जिसका कोड A जो है 90 अंश है, तो सिद्ध करना है कि 4BL स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर जो है 5BC स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 24वां। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। अब लास्ट प्रश्न बचा है। ठीक है, 25 प्रश्न होते हैं। देखो लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात करना। ये समीकरण बहुत सिंपल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये चैप्टर से लिया गया है और ये सवाल हमेशा 6 नंबर के लिए आते हैं। अब इसका मेथड क्या होगा मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करना, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन बता दूंगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। या तो वो नहीं आ रहा था, ये वाला कर लो। ये भी प्रश्न हमेशा आता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से अगर एक घटाया जाता है और तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, मतलब ये भी सिंपल प्रश्न है। तो मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो में कि मैं आपको बता सकूं कि 2024 का पेपर देने जा रहे हो तो देख लो 2023 का पेपर किस प्रकार आया था, और ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में बनेंगे आपको, इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन को अगर लगा लेते हो तो 2024 वाले क्वेश्चन को हमेशा लगा पाओगे। जब भी कोई पूछे लगा लोगे, तुरंत लगा लोगे। तो इसकी आपको अनुभव हो गया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए कमेंट करना एक प्यारा सा, मैं पूरा का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, 1-2 घंटे में पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, तो उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो। और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा। अभी तो स्टार्ट है, आप लोग जुड़ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने फ्रेंड है सबको बता दो, सब लोग सब्सक्राइब कर लें और डेली मुझसे पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।